आरआरबी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट और गुजरात स्टाफ वैकेंसी के टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिगॉक्सिन। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज़ बीन एडमिनिस्टर्ड डिगॉक्सिन 0.5 mg. द पेशेंट स्टेट्स ऑफ हैविंग येलोइश विजन. दिस साइड इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन इज नोन एज. आपके ऑप्शंस हैं जीरोसिस, जेंटोप्सिया, जेरोफ्थाल्मस, जेरोस्टोमिया। करेक्ट आंसर है जेंथोप्सिया। जेंथोप्सिया का मतलब होता है येलोइश विजन, यानी पेशेंट जो है उसको येलो कलर से दिखाई देने लगेगा, या जो भी दिख रहा है उसमें थोड़ा येलोइश कलर आ जाएगा। अब ये जो जेंथोप्सिया है ये डिकॉक्सिन के साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा उसकी टॉक्सिसिटी को दर्शाता है। ये रेयर है, बट अगर हो जाए और पेशेंट को डिकॉक्सिन चल रहा हो तो समझ लेना कि डिकॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो चुकी है। जीरोसिस का मतलब होता है ड्राई स्किन। जेरोफ्थाल्मस का मतलब होता है ड्राई आई, जिसमें आपके आइज़ जो है टीयर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ जेरोस्टोमिया होता है ड्राई माउथ। इन तीनों का आपके डिगॉक्सिन से कोई लेना देना नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट डिगॉक्सिन? आपके ऑप्शन है, इट इज़ अ पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट, इट इज़ अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, it is derived from the leaves of Digitalis purpura plant, it is a positive inotropic. करेक्ट आंसर है, इट इज़ पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। डिकॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो जब हार्ट पंप करता है तो उस टाइम वो पूरी शक्ति से या पूरे फोर्स से पंप करेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब डिजिटालिस या डिकॉक्सिन आपके डिजिटालिस पुरपुरा प्लांट से डिराइव किया जा सकता है और ये एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इसलिए क्योंकि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। अब डिकॉक्सिन पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट नहीं है क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो ये एक नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एजेंट कहलाता है। सो डिकॉक्सिन के बारे में ये 4 चीज़ें याद रखना। वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, वो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, वो आपके डिजिटालिस पुरपुरा प्लांट से डिराइव किया जाता है और ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिकमेंडेड थ्रेशहोल्ड ऑफ थेरेप्यूटिक सीरम डिकॉक्सिन लेवल इज। सो डिकॉक्सिन का थेरेप्यूटिक सीरम लेवल जो है वो पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है 0.125 टू 0.25 माइक्रोग्राम, 0.5 टू 2 नैनोग्राम पर ml, 1 to 3 नैनोग्राम पर ml, 0.5 to 1 mg पर ml। आपका आंसर है 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml। डिकॉक्सिन एक ऐसा ड्रग है जिसका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। नैरो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक डोज में ही दिया जा सकता है और बहुत ही जल्दी, यानी थोड़ा भी यहाँ वहाँ हो गया तो ये जो है टॉक्सिक हो सकता है। यही रीज़न है कि इसको हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका थेरेप्यूटिक सीरम लेवल जो है वो है 0.5 से लेकर 2 नैनोग्राम पर ml। अगर 2 ml या 2.5 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट ऑलरेडी टॉक्सिसिटी में चला गया है। डिकॉक्सिन ओरल, आईवी और आईएम रूट से दिया जा सकता है। ये 0.25 mg टैबलेट, 0.25 mg पर ml या 0.5 mg पर ml इंजेक्टेबल सोल्यूशन या फिर 0.05 mg पर ml ओरल सिरप जो है इस डोज में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट रिसीविंग डिगॉक्सिन हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू अ हाई फाइबर डाइट टू लूज वेट। द नर्स नोज दैट दिस मे। तो पूछा गया है कि अगर पेशेंट ने अपना डाइट चेंज किया है और वो हाई फाइबर डाइट ले रहा हो तो उससे आपके डिगॉक्सिन से क्या लेना देना रहेगा। आपके ऑप्शंस है, रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी ऑफ डिकॉक्सिन, इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ डिकॉक्सिन, does not affect the treatment at all, the patient may need to stop the medication.
आंसर है इट रिड्यूसेस बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डिकॉक्सिन। बायो अवेलेबिलिटी यानी किसी भी ड्रग की एक क्षमता होती है एब्जॉर्ब होने की और यूज़ होने की आपके बॉडी में। अब जब कोई भी पेशेंट हाई फाइबर डाइट लेता है तो फाइबर्स जो है वो नॉर्मली खाने को पचने नहीं देते हैं या फिर उनको जो है बहुत सारे खाने को वो या सब्सटेंसेस को जो है वो निकाल फेंकते हैं। उसी में से वो एक सब्सटेंस जिसको बाहर निकाल देंगे वो है डिकॉक्सिन। अब क्योंकि डिकॉक्सिन आपके स्टूल में पास हो रहा है तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वो यूज़ भी नहीं होगा, यानी कि आपकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डिकॉक्सिन जो है वो डिक्रीज़ होगी। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार जो है घुमा फिरा कर पूछा गया है। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट नीड्स टू बी क्लोजली मॉनिटर्ड व्हेन अ पेशेंट इज़ ऑन डिकॉक्सिन थेरेपी। तो अगर पेशेंट को डिकॉक्सिन चल रहा हो तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आप मॉनिटर करोगे। आपके ऑप्शंस है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। आंसर है पोटेशियम। डिकॉक्सिन लेने वाले पेशेंट्स में पोटेशियम लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ कम या ज़्यादा नहीं बट दोनों कम या ज़्यादा पोटेशियम लेवल्स जो है डिकॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। अब हाइपोकलीमिया यानी पोटेशियम की कमी में आपके डिकॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कैसे होती है। डिकॉक्सिन को बाहर फेंकने का काम आपका पोटेशियम ही करता है, तो इसी वजह से अगर आपके बॉडी में पोटेशियम ही ना हो तो डिकॉक्सिन बाहर जा नहीं पाएगा और वो एक्यूमुलेट हो जाएगा आपके ब्लड सीरा में और इसी वजह से वो टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब हाइपरकलीमिया में भी आपकी डिकॉक्सिन की टॉक्सिसिटी क्यों होती है। सिंपल सी बात है, अगर आपको हाइपरकलीमिया हुआ है या पेशेंट को हाइपरकलीमिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पोटेशियम जो है बॉडी से बाहर जा नहीं पा रहा। अगर वो खुद बाहर नहीं जा पा रहा तो वो डिकॉक्सिन को भी बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब है कि आपको पोटेशियम यानी पेशेंट को पोटेशियम के साथ साथ डिकॉक्सिन दोनों के का जो साइड इफ़ेक्ट है या टॉक्सिसिटी है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल मॉनिटरिंग फॉर डिकॉक्सिन लेवल्स द बेस्ट टाइम टू मॉनिटर द सीरम डिकॉक्सिन लेवल इज़। तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर आपको डिकॉक्सिन लेवल्स जो है सीरम में चेक करना है तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहेगा। आपके ऑप्शंस है 2 to 3 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज, 30 मिनट्स टू 1 आवर आफ्टर द लास्ट डोज, 6 to 8 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज, 12 to 24 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज। आपका आंसर है 6 to 8 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज। तो जो भी लास्ट डोज दिया गया है पेशेंट को डिकॉक्सिन का उसके बाद 6 से 8 घंटे के बाद ही ब्लड जो है वो लेना है अगर आपको डिकॉक्सिन का लेवल मॉनिटर करना है तो। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ नर्स इज एडमिनिस्टरिंग डिकॉक्सिन टू द पेशेंट। Which of the following statement is false regarding nursing responsibility during administration of digoxin? तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके डिकॉक्सिन से रिलेटेड और कई बार ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से सारी ही नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जब भी आप पेशेंट को डिकॉक्सिन दो तब। इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, तो वो गलत स्टेटमेंट कौन सा है। आपके ऑप्शंस है असेस द पल्स रेट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, मॉनिटर पेशेंट सीरम लेवल्स ऑफ ड्रग, change medication dose to less if pulse rate is less than 70 beat per minute, last है document the drug correctly। इसमें करेक्ट आंसर है चेंज मेडिकेशन डोज टू लेस इफ़ पल्स रेट इज़ लेस देन 60 बीट पर मिनट। हाँ, हमें पेशेंट की पल्स रेट जो है जब भी आप डिकॉक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं तब चेक करनी ज़रूरी होती है, बट आप मेडिकेशन का डोज जो है खुद से चेंज नहीं कर सकते हो, वो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। तो इस कंडीशन में आपको मेडिकेशन जो है स्टॉप करनी है या विथहोल्ड करनी है और डायरेक्टली अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी भी है, शायद आपको पता भी होगा। एंटीडोट ऑफ डिकॉक्सिन इज़। आपके ऑप्शंस है पोटेशियम, डिकॉक्सिन इम्यून फैब, डिजिटालिस, सोडियम बाइकार्बोनेट।
आंसर है डिकॉक्सिन इम्यूनफैब। इसे ही डिजीफैब भी कहा जाता है। ये शिप IgG एंटीबॉडी से लिया गया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी से यानी आपके जो प्लाज्मा और टिश्यूज़ जो है उसमें से डिकॉक्सिन को निकाल देता है। इसका असर 1 घंटे के अंदर अंदर दिखाई देता है। बस यही रीज़न है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीडोट है आपके डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज असेसिंग द ECG ऑफ पेशेंट रिसीविंग डिकॉक्सिन। द ECG इज एज शोन बिलो। व्हाट शुड द नर्स नोट द ECG एज? आपके ऑप्शंस है नॉर्मल फाइंडिंग्स, डिकॉक्सिन इज इनइफेक्टिव, डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिकॉक्सिन टॉलरेंस। तो नीचे दिए गए ECG को देखकर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग्स जो है वो आप नोट डाउन करोगे इस ECG के लिए। आंसर है डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी, और वो इसलिए क्योंकि आप इसमें बहुत इजीली देख सकते हो। ये है रिवर्स चेक साइन, जो आप अगर आपको मिल जाए तो इसका डायरेक्ट मतलब बनता है कि डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो चुकी है। उसी के साथ साथ अगर आपको QT इंटरवल छोटा मिलता है या शॉर्ट मिलता है तो भी समझ जाना कि पेशेंट को डिकॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है। अब चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल आर इंडिकेशंस ऑफ डिकॉक्सिन एक्सेप्ट। तो ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे ही आपके डिकॉक्सिन के इंडिकेशंस हैं, सिवाय आपके ऑप्शंस हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ventricular fibrillation, induced fetal death before second trimester, systolic heart failure. आंसर है ventricular fibrillation। ventricular fibrillation में हम डिकॉक्सिन नहीं देते हैं क्योंकि डिकॉक्सिन खुद जो है ventricular अरिथमिया का कारण बन सकता है। तो डिकॉक्सिन के इस टेस्ट सीरीज में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सी यू सून।